हेलो स्टूडेंट्स, ये देखो चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यार ये एक ट्रिकी क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है एंड पास्ट में दो बार रिपीट हुआ है। 2016 में भी आया है एंड 2017 में भी आया है। ठीक है, 2016 में यार जो पेपर था उसका क्वेश्चन नंबर 15 और ये क्वेश्चन नंबर 23 में था उस पेपर के। ठीक है, सीरीज पेपर का मैंने डाल दिया है, सेट 1 में था दोनों। तुम जाके नेट पे सर्च करके ये वाला पेपर इसको चेक कर लेना। क्वेश्चन में क्या था समझो। ठीक है, तो जो स्टूडेंट यार सिर्फ एनसीईआरटी बुक पढ़ के जाते हैं ना, देखो एनसीईआरटी के नॉलेज के बेसिस पे ये क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेगा। ठीक है, क्या प्रॉब्लम आने वाली है मैं वो बताता हूँ। ठीक है, स्टार्ट तुम कर लोगे, कुछ स्टेप बनाओगे, एक स्टेप में जाके फंस जाओगे। देखो क्या दे रखा है इसमें, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो रेशियो दे रखा है मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ 2 एपी, दो अलग अलग एपी होगा, दो अलग अलग एपी है। ठीक है, और पहले वाले एपी का भी सम ऑफ एन टर्म किया, दूसरे वाले एपी का भी सम ऑफ एन टर्म किया और दोनों का रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो वो रेशियो क्या दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एम्थ टर्म, तो उनके एम्थ टर्म का रेशियो फाइंड करो। थोड़ा सा मैं इसको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं कि ये AP1 है, पहला एपी है, इसका कुछ ये टर्म्स दे रखा है। ठीक है, मान लो, और एक ये हो गया AP1 और एक हो गया AP2, 1 2 3 4 मतलब कुछ भी, मतलब ये टर्म्स हैं उसके। ठीक है, ये दो अलग अलग एपी है मान लो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ये टर्म्स, दो एपी का ये सारा एन टर्म है, सबको हमने सम कर दिया। ठीक है, और ये सेकेंड एपी है, सबको हमने सम कर दिया। ठीक है, दोनों का सम का जो वैल्यू आया उस वैल्यू का हमने रेशियो ले लिया। ठीक है, सबको सम किया, यहां भी सबको सम किया और जो वैल्यू आया उसका रेशियो ले लिया, तो वो रेशियो ये दे रखा है। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म का रेशियो दिया हुआ है, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एम्थ टर्म, उसके एम्थ टर्म का रेशियो फाइंड करो। एम्थ टर्म के रेशियो फाइंड करने का मतलब क्या हो गया कि एम को थोड़ी देर के लिए समझने के लिए यहाँ पे एम को हम 10 से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना, एम मतलब एक जनरल दे दिया है, तो एम का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 10 20 30 25 26 कुछ भी हो सकता है। समझने के लिए थोड़ी देर के लिए हम इसको 10 बोल देते हैं। हमें क्या करना है, 10th टर्म का रेशियो फाइंड करना, मतलब 1 2 3 4, मान लो ये 10th टर्म है, तो इसका 10th टर्म और इसका 10th टर्म, दोनों के 10th टर्म का रेशियो फाइंड करके दिखाओ। मतलब समझ में आया गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। ठीक है, तुम बोलोगे यार चलो इसको स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो जो गिवन दे रखा था उसको हमने लिख लिया, लेट 2 एपीज बी, दो एपी है, तो एपी बोलने का मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो जो पहला एपी है हमने लिख लिया, फर्स्ट एपी जो है उसका फर्स्ट टर्म को हमने स्मॉल लेटर ए से डिनोट कर दिया और कॉमन डिफरेंस को स्मॉल लेटर डी, जो कि हम लोग ऑलरेडी यूज करते हैं। लेकिन जब दो एपी आ जाता है ना एक ही क्वेश्चन में, दो एपी, तो फिर हम सेकेंड वाले एपी के लिए फर्स्ट टर्म के लिए कैपिटल ए का यूज कर लिया और कॉमन डिफरेंस के लिए कैपिटल डी का यूज कर लिया। ठीक है, अब देखो सम के लिए भी स्मॉल लेटर एस, कैपिटल लेटर एस, स्मॉल लेटर टी और कैपिटल लेटर टी, मीनिंग सेम है, दो अलग अलग है, सिंबल चेंज कर दिया। ठीक है, गिवन में क्या है, रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, और यहां भी n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, बस एपी अलग अलग है, तो फर्स्ट वाले एपी का जो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस था तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया a और d, और यहाँ पे कैपिटल A और कैपिटल D आ गया। ठीक है, क्लियर यहां तक, आई होप ये सब चीज इतना तो तुम कर लोगे। ये सब ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये तो तुम कर लोगे, यहां तक तो तुम कर लोगे। अभी मैं आगे बताने वाला हूँ कि कौन से स्टेप में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, दिस इज गिवन, ये दे रखा है कि दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, TM/TM। TM क्या हो जाएगा, TM मतलब nth टर्म, kth टर्म, rth टर्म, कुछ भी बोल लो, तो TM दे रखा है a प्लस m माइनस 1d और TM a प्लस m माइनस 1d, बस ये लेटर चेंज हो रहा है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखो तुम बोलोगे यार क्या है इसमें, चलो बना लेंगे, तो देखो कहां प्रॉब्लम आएगी वो मैं बता देता हूं। ठीक है, ये गिवन इंफॉर्मेशन है और ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तुम बोलोगे चलो गिवन से स्टार्ट करते हैं, वहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो जब तुम स्टार्ट करोगे ये पूरी वैल्यू दे रखी है, दिस इज इक्वल टू दिस दिया हुआ है। ठीक है, n/2 यहां से कट गया, क्या बचा, 2a प्लस n माइनस 1d बाई 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 7n प्लस 1
बाई 4n प्लस 27। ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं थोड़ा सा शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जिस स्टूडेंट को अभी तक जो मैंने बताया वही बात अगर नहीं समझ में आई है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो डाला हुआ है जिसको मैंने स्टार्टिंग से पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया, वो स्टूडेंट जाके वो वाली वीडियो देखना। और जिस स्टूडेंट को यहाँ तक सब समझ में आ रहा है वो यहाँ से कंटिन्यू करो, ठीक है। ये चीज हो गया, क्योंकि इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने पास्ट में रिकॉर्ड किया हुआ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये हो गया, ठीक है। तुमने स्टार्ट किया सॉल्व करना इसको, और ये n/2 कट गया, ये हो गया। यानी मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, मेरे को कहाँ तक पहुंचना है, मेरे को यहाँ तक पहुंचना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना है, इसकी वैल्यू मेरे को बतानी है, ठीक है। अब तुम दिमाग लगाओ, यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचोगे? जो बोलोगे कि 2 काट दें, देखो क्योंकि जो पहुंचना है, जो फाइंड करना है, यहाँ पे स्मॉल लेटर ए, यहाँ पे कैपिटल लेटर ए होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ए के साथ 2 लगा हुआ है, यहाँ भी ए के साथ 2 लगा हुआ है, इस 2 को हम ऐसे ऊपर नीचे कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करें, कैसे होगा? ऊपर नीचे अगर हम दोनों को, क्योंकि जो मेरे को फाइंड करना है वहाँ पे ए के पास 2 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए के पास 2 है। तो सबसे पहले तो ये समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ से ये वाला 2 हटाओ, कैसे हटेगा? तो सिर्फ इस वाले पार्ट में, LHS वाले पार्ट में, अब यही स्टेप है, यहाँ पे तुम अटक सकते हो। अब अगर तुम यहाँ से ट्राई करके देखो, अगर तुम्हें आता है तो यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचोगे, और कमेंट करके ज़रूर से बताना कि ये क्वेश्चन तुम खुद से बना लोगे, तुम्हें सिर्फ NCERT पढ़ा है और सिर्फ NCERT के नॉलेज के बेसिस में तुम ये बना लोगे, बताओ। तो जिस स्टूडेंट ने सिर्फ NCERT पढ़ा होगा भाई, 2016 में तो वो गया, 2016 में और 17 में। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना होता है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 2, ठीक है। सिर्फ इस वाले पार्ट में हम न्यूमरेटर को भी 2 से डिवाइड कर देंगे, डिनोमिनेटर को भी 2 से, ओवरऑल इफेक्ट खत्म हो गया, हम कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं यहाँ लिखता हूं, तो ये हो गया 2a प्लस n-1 d बाई 2 और अपॉन 2a प्लस n-1 d बाई 2 इज इक्वल टू 7n प्लस 1 बाई 4n प्लस 27, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट ये मत पूछना कि सिर्फ LHS वाले में 2 से डिवाइड किया, इधर में नहीं किया, LHS RHS दोनों में होता है, तो भाई फिर उस स्टूडेंट का तो बेसिक ही क्लियर नहीं है। क्योंकि यार मैंने सिर्फ LHS वाले पार्ट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जो 2 से डिवाइड किया, तो ओवरऑल इफेक्ट तो खत्म हो गया ना, मैंने देखा जाए तो कुछ किया ही नहीं, ये 2 और 2 तो आपस में यहीं पे कट के खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं। अब देखो इस 2 को सिर्फ इस वाले पार्ट में, इस 2 को यहाँ भी इसके नीचे भी डिवाइड कर दो, और इस 2 को इसके नीचे डिवाइड कर दो, इस 2 को इसके नीचे अलग से लिख दो, इसके नीचे अलग से लिख दो। तो हम नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। क्या था, ये 2 इसके नीचे आएगा, 2a बाई 2 हो जाएगा। मैं एकदम थोड़ा डिटेल में एक एक स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 2a बाई 2 प्लस क्या था, n-1 d बाई 2 हो गया, बाई 2a बाई 2 प्लस n-1 d बाई 2। ये एक बार कंफर्म कर लो, 2a प्लस n-1 d, 2a प्लस n-1 d, ठीक है ना। दोनों के नीचे 2 को मैंने ब्रेक करके लिख दिया, इज इक्वल टू 7n प्लस 1 और 4n प्लस 27, 7n प्लस 1 और 4n प्लस 27 है, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ से क्या होगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, a प्लस n-1 बाई 2 और साथ में d बाई a प्लस n-1 बाई 2 d इज इक्वल टू 7n प्लस 1 बाई 4n प्लस 27। यहां तक हम पहुंच गए, ठीक है। अब देखो हमें फाइंड क्या करना था, एक बार उसको फिर से लिखते हैं। यहाँ पे फाइंड क्या करना था, a प्लस m-1 d और a प्लस m-1 d, ये हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए, a प्लस m-1 d बाई a प्लस m-1 d, इस चीज की वैल्यू चाहिए कि इसका वैल्यू क्या होगा, ये बताना है। और हम यहां तक पहुंच गए हैं, यहां से यहां तक कैसे पहुंचोगे यही दिमाग लगाना है। ये है सबसे ज्यादा ट्रिकी स्टेप। देखो क्या चाहिए, हमें चाहिए a होना चाहिए था, a आ गया, ठीक है। d चाहिए था, d भी यहां पे दिख रहा है, a और d
यहाँ भी ए और डी, यानी जो हमें चाहिए थोड़ा सा पार्ट तो उसका आ चुका है। ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि यहाँ पे d के बगल में m-1 होना चाहिए था और यहाँ पे है n-1/2 और तुम देखो यहाँ भी n-1/2 लिखा हुआ है। तो ट्रिकी स्टेप ये है कि अगर हम इस n-1/2 को रिप्लेस कर दें, रिप्लेस n-1/2 बाई m-1 तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो जहां जहां n-1/2 दिखेगा उसके बदले m-1 लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे n-1/2 के बदले हम अगर m-1 लिख दे तो क्या बन जाएगा, a प्लस, इसके बदले हमने लिख दिया m-1, यहां भी इसके बदले हम लिख देंगे m-1। ठीक है, इज इक्वल टू, तो अब जो चाहिए हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए, इसका वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ ऐसा थोड़ी है, अगर हमने n-1/2 को इससे रिप्लेस किया, इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि हमने n को किससे रिप्लेस किया, तो यहां से n का क्या वैल्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे अब जो ये n है 7n+1, तब हम यहाँ पे 7n+1 थोड़ी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने तो इसको रिप्लेस कर दिया है ना, तो अब जहां जहां n आएगा वो सारा रिप्लेस होगा। अब तुम बोलोगे हमने तो n-1/2 को रिप्लेस किया है, तो हमने n-1/2 के बदले ये लिख दिया, लेकिन भाई तो उसका इफेक्ट यहाँ भी तो पड़ेगा, यहाँ भी तो n है। देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, इसको स्पेस थोड़ा सा बनाते हैं यहाँ पे, समझो। यहाँ से हमने क्या किया, n-1/2 के बदले हमने क्या लिख दिया, m-1। ठीक है, तो ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर जाएगा, तो n-1 क्या हो गया, 2m-2, और ये 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m-2 + 1, तो n का वैल्यू क्या आ गया, 2m-2 + 1 -1। यानी देखा जाए तो हमने n के साथ क्या किया, हमने n के बदले 2m-1 लिख दिया। तुम यहाँ भी n के बदले अगर 2m-1 लिख देते तो ये चीज़ ऑटोमेटिक आ जाता। यानी कंक्लूजन ये है कि हमें क्या करना है, हमने n-1/2 के बदले m-1 लिखा, तो n के बदले क्या लिखना पड़ेगा, n के बदले लिखना पड़ेगा 2m-1। ठीक है, इरेज कर रहे हैं इसको, स्पेस का मैं यहाँ पे, n के बदले हमें लिखना पड़ेगा 2m-1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 2m-1 + 1 डिवाइडेड बाई 4 2m-1 + 27। ठीक है, तो अब बस इस वाले पार्ट को सॉल्व कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 2 14 m-7 + 1 डिवाइडेड बाई 4 2 8 m-4 + 27। तो ये फर्दर सॉल्व होके क्या बन गया, इज इक्वल टू 14m-7 + 1, तो ये हो गया -6, और ये हो जाएगा 8m-23। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू जो हमें चाहिए था। हमें क्या चाहिए था, हमें इस चीज का वैल्यू चाहिए था, यही फाइंड करना था ना हमें। तो देखो ये हमने फाइंड कर लिया, इस चीज का वैल्यू इसके बराबर, और इसको सॉल्व करते 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 हम यहाँ पहुंच गए। ठीक है, यानी अल्टीमेटली इस चीज का वैल्यू क्या आ गया, इसके बराबर। ठीक है, ये आ गया। और ये जो लिखा हुआ है, ये क्या चीज लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है रेशियो ऑफ, ये आ गया रेशियो ऑफ mth टर्म, और यही हमें फाइंड करना था कि फाइंड द रेशियो ऑफ mth टर्म, यानी रेशियो ऑफ सम ऑफ nth टर्म गिवन था, उसकी हेल्प से हमें रेशियो ऑफ mth टर्म फाइंड करना था। तो ये इसका पूरा सॉल्यूशन। इसमें ट्रिकी स्टेप क्या था कि भाई इस स्टेप के बाद आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, हमें यहाँ पे n-1/2 को रिप्लेस करना पड़ता है m-1 से। तो अब ये एक अनयूजुअल स्टेप है, इस तरीके का हम जनरली हर क्वेश्चन में नहीं करते हैं। कोई मतलब 100 में कोई एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जहाँ पे इस तरीके का थॉट प्रोसेस हमें लगाना पड़ता है। तो क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बार बार नहीं करते हैं, तो जल्दी से इस तरीके का थॉट हमारे दिमाग में नहीं आता है। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन में इसी कंसेप्ट का यूज हो रहा था। एनसीईआरटी में नहीं है यार ये क्वेश्चन। हाँ, ये क्लास 11 का बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें क्लास 11 में भी पढ़ना है,
ये क्लास 11 में क्वेश्चन दिया हुआ है, या तुम 10th क्लास की अदर राइटर्स की बुक देखोगे उसमें तुम्हें ये क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है। तो जिस बच्चे को पूरा समझ में आ गया वो ये बताना कि सिर्फ अगर तुमने एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन भी कर लिए हैं अरिथमेटिक के, क्या ये क्वेश्चन तुमसे बन जाता? क्या ये वाला स्टेप जो था रिप्लेस करने वाला, ये तुम्हारे दिमाग में ऑन द स्पॉट एग्जाम में आता? क्या इतना दिमाग काम करता कि भाई इसको रिप्लेस करके ऐसे ऐसे बना लो? प्लीज ईमानदारी से यार कमेंट करके जरूर से बताना। अच्छा लगा यार तो भी बता देना, कुछ नया सीखने को मिला। ठीक है, चलो बाय बाय इस वीडियो में।